हम लोग क्या करते हैं, एक बार सेकेंडरी वेवलेट्स को एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि उसी के बेस्ड या फिर ऐसे समझो कि उसी के अकॉर्डिंग जो अभी 2-3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो सेकेंडरी वेवलेट्स के रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग उसको एक बार सेकेंडरी वेवलेट्स को फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अगर मान लो ये कोई पॉइंट ऑफ सोर्स है, किसका, लाइट का पॉइंट ऑफ सोर्स, तो आपको पता है कि इससे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेज निकलता है। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब अगर कोई किसी लाइट का अगर पॉइंट ऑफ सोर्स हो तो उससे क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्या निकलता है, रेज निकलता है, या फिर ऐसे समझो एनर्जी निकलता है। मान लो हम समझने के लिए इतना ही बनाए, पर इन पर कितना इनफाइनाइट नंबर निकलता है। तो हम लोग क्या करें, इस पॉइंट ऑफ सोर्स का अगर लोकस बनाए तो वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और इसका फेज सेम है। कैसे फेज सेम है, इस पर हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, जो ये लोकस है किसका, इस पॉइंट लाइट के पॉइंट सोर्स का, उसका फेज सेम है, इसीलिए हम लोग क्या इसको नाम देंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इतना ही ध्यान में रखो। तो अब इस वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट होंगे वो किसके तरह एक्ट करेगा, न्यू सोर्स के सेंटर के तरह। मतलब न्यू सोर्स जो भी होगा ना, मतलब उसके सेंटर की तरह वो एक्ट करता है। एंड मान लो कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे ये देखें, तो ये जो पॉइंट है वो न्यू सोर्स की तरह एक्ट करता है, या फिर ऐसे समझो कि न्यू सोर्स के सेंटर की तरह एक्ट करता है। एंड वो छोड़ता क्या है, क्या छोड़ता बोलो, एक नया वेव फ्रंट छोड़ता है। उसी वेव फ्रंट को हम लोग क्या नाम देंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। अगर यहाँ भी मानोगे तो वो भी क्या करेगा, एक नया मतलब क्या छोड़ेगा, वेव फ्रंट। उसको भी हम लोग क्या नाम देते, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये अगर यहाँ भी एक पॉइंट मानोगे तो वो भी क्या करेगा, ऐसे ही क्या छोड़ेगा, बोलो वेव फ्रंट, जिसको हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सब क्या है, ये सब क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो, उसी में अब हम लोग इसी पे बेस्ड है 5वां पॉइंट। वो क्या है समझना। हम लोग 5वां पॉइंट देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है। देखो, 5वां पॉइंट ये है कि जैसे कि ये आपको ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स है, ये आप जानते हो। देखो, ये स्प्रेड जो करेगा मतलब फैलेगा सभी डायरेक्शन में, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आप क्या करो, अगर मतलब किसी टब में स्टिल वाटर उस टब में पूरा फुल करके रखा है, तो आप अगर एक पत्थर उसमें गिराते हो ना, तो क्या होता है, वो पानी हर तरफ फैलता है। और उस किनारे पर, किस किनारे पर, मतलब उसका जो टब का जो किनारा होगा ना चारों साइड, वहाँ वो किनारे तक चारों साइड में एक ही समय पर पहुँचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्प्रेड ऑल डायरेक्शन में करता है, बट सेम वेलोसिटी से भी करता है। वही कहानी 5वां पॉइंट पे भी यहाँ लागू होगा। देखो, सेकेंडरी वेवलेट्स जो स्प्रेड करेगा ऑल डायरेक्शन में करेगा विथ वेलोसिटी ऑफ वेव। मतलब मेरा ये कहना है, सेकेंडरी वेवलेट्स का जो स्प्रेडिंग होता है वो सभी डायरेक्शन में होता है, बट उसकी वेलोसिटी जो होगा वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव के। तो उस पॉइंट को एक बार ऐसे मतलब समझ लो, जैसे मान लो इधर भी जिस वेलोसिटी से ये सेकेंडरी वेवलेट्स फैलेगा, इधर भी उसी वेलोसिटी से, इधर भी उसी वेलोसिटी से, इधर भी इसी वेलोसिटी से, इधर भी इसी वेलोसिटी से, इधर भी उसी वेलोसिटी से, इधर भी उसी वेलोसिटी। मेरे कहने का मतलब है, सेकेंडरी वेवलेट्स का जो स्प्रेडिंग होगा वो सभी डायरेक्शन में होगा, सभी डायरेक्शन में। समझ आ रहा ना। पर यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या सभी डायरेक्शन में उसकी रफ्तार क्या होगा, तो उसी सभी डायरेक्शन में रफ्तार सेम होता, मतलब वेलोसिटी सेम होता, किसके बराबर, वेलोसिटी ऑफ वेव के बराबर। तो देखो, इसको कैसे आप एक पॉइंट पे बनाओगे, तो कहा जाता है कि द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स जो करेगा, स्प्रेड करेगा, सभी डायरेक्शन में करेगा। समझ आ रहा है ना। द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी ऑफ वेव। मतलब स्प्रेड करेगा चारों डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से, जितने वेलोसिटी से वेव स्प्रेड करता है, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट से।
समझ आ रहा है ना। पर मतलब ये लाइट वाले केसेस में होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम लोग इस पॉइंट को हम लोग स्क्रीन पे भी देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आइए पॉइंट अब। द सेकेंडरी wavelets spread in all direction with same velocity of wave। क्या करो, ये स्टेटमेंट आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लो एंड उसको कम से कम 2-3 बार रीड करो। समझ आ रहा है ना। रीड करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो क्या करो, उसको आप कमेंट में अच्छे से पूछ सकते हो। समझ आ रहा है ना। आपका 6th पॉइंट भी इसी कंसेप्ट पे। 6th पॉइंट क्या है समझना। देखो, जैसे कि ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, ये भी सेकेंडरी वेवलेट्स है, ये भी सेकेंडरी वेवलेट्स है, मतलब चारों तरफ भी आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग क्या करें, इन सभी वेवलेट्स को या इन सभी वेवलेट्स के ऊपर एक सरफेस बनाए, मतलब ये स्फेरिकल है इसीलिए इसमें हम लोग सरफेस बोल रहे हैं। अगर ये लीनियर होता तो हम लोग स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, टेंजेंट। पर ये अगर कैसा है, स्फेरिकल है, और आपको पता ही है स्फेरिकल ही होता। सेकेंडरी वेवलेट्स जो होता वो लगभग क्या होता, मतलब बोलो स्फेरिकल ही होता है। तो मान लो अगर हम लोग क्या करें, इनके ऊपर एक टेंजेंट डालें, वो कैसा कर्व के आकार का होगा। जैसे ऐसे देखो, मान लो कि यहाँ हमने टेंजेंट डाल रहा हूँ, ये टेंजेंट। समझ आ रहा है ना। फिर से समझो, मतलब ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स है, उसके ऊपर हमने क्या किए, एक कर्व्ड आकार का टेंजेंट डाले, और इसी मतलब यही टेंजेंट, यही कर्व आकार का टेंजेंट, मतलब सेकेंडरी वेव फ्रंट का शेप एंड क्या देगा बोलो, साइज देता है। बेसिकली ये जो हमने एक टेंजेंट डाले किसके ऊपर, सेकेंडरी वेव, मतलब कर, ये टेंजेंट कर्व आकार का है वो अलग बात है, पर ये तो टेंजेंट ये इसके ऊपर देखो, टेंजेंट इसके ऊपर टेंजेंट और इसके ऊपर टेंजेंट है। ये जो टेंजेंट है इसी को बोला जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोला जाता है इसको, सेकेंडरी, यस, वेव फ्रंट। फिर से समझो बात को, मतलब ऐसे समझो कि जितने सेकेंडरी वेव फ्रंट, सॉरी सेकेंडरी वेवलेट्स होगा उसके ऊपर एक टेंजेंट डाल दो। वो टेंजेंट क्या करेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट का शेप एंड साइज देता है। इतना ही ध्यान में रखो। समझ आ रहा है ना। मतलब जो भी जितना भी क्या होगा सेकेंडरी वेवलेट्स होगा उसके ऊपर आप सिर्फ क्या करो, एक टेंजेंट डाल दो। वो टेंजेंट कर्व का होगा तो कर्व आकार का होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, लीनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, जो भी होगा वो उस पर डिपेंड करता है। समझ आ रहा है ना। पर अगर मान लो क्या करो, आप अगर जब भी आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि सेकेंडरी वेव, आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट का अगर क्या पूछे शेप साइज, तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन में आपको लगभग मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स दिया रहेगा। आप क्या करना, उसके ऊपर टेंजेंट डाल देना। जब हमने यहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स पर टेंजेंट डाले तो वो टेंजेंट एक कर्व आकार का शेप का बना, साइज भी क्या है वो भी आपको दिख रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सिंपली आप ऐसे समझो, आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट अगर पूछा जाए तो वो आप कैसे बनाओगे, बोलो सेकेंडरी वेवलेट्स पर आप टेंजेंशियली लाइन हो तो लाइन, कर्व हो तो कर्व डाल देना, वही क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। समझ आ रहा है ना, टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द पोजीशन एंड शेप of the new wave front
एट दैट इंस्टेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब यही बात उसमें भी लिखा है, जो अगर हम लोग टेंजेंट डालेंगे किसके ऊपर, सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर, वो क्या देगा, एक न्यू वेव फ्रंट का क्या देगा, पोजीशन एंड शेप साइज भी बोल सकते हो देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। यही आप समझो। और मतलब ये बात आपको मतलब स्क्रीन पे लिखा हुआ भी अभी आएगा तुरंत, आप उसको उतार लेना अच्छे से। आप लोग ये स्टेटमेंट अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो। द सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन at any instant gives the position and shape of the new wave front at the instant. This is called secondary wave front। अगर कोई हिंदी मीडियम का हो तो आप नीचे वाला हिंदी में लिख सकते हो। एंड इसको क्या करो, कम से कम 2 4 5 बार, कम से कम 3 बार तो रीड करो ही, चाहो तो 5 बार भी करो। आफ्टर देन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करो, उसको कमेंट में अच्छे से पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से आपको समझा के बता सकता हूँ। एक नोट्स या इसको टूल्स जो भी बोलो, हाइजेंस प्रिंसिपल के लिए वो लिख लो। समझो पहले इस टूल ये नोट्स को, ये क्या है। जैसे देखो अभी तक हम लोग जो ये बेसिकली अकॉर्डिंग मतलब सॉरी ये सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए ही है, समझना इस बात को। जैसे हम लोग क्या करते थे, ये क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। इससे अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो कई रे निकलेगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेज क्या होता है इससे निकलता है। इसमें कोई डॉट ने आप अच्छे से जानते हो, समझ आ रहा है ना। तो अगर हम लोग क्या करें, इसका एक लोकस बनाए ऐसे अगर एक हम लोग क्या करें लोकस बनाए, तो ये क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। समझ आ रहा है ना। इसी लोकस पे के हर पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, न्यू सोर्स के सेंटर की तरह एक्ट करेगा या फिर न्यू सोर्स की तरह एक्ट करता है। और वो एक फिर क्या करता है, वेव फ्रंट को मतलब सेंड करता, छोड़ता, उसी को हम लोग क्या बोले थे, सेकेंडरी वेवलेट्स। पर बनाए कैसे थे, ऐसे याद हो तो देखो, ऐसे ही बनाते थे। पर मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो ऐसे मतलब जो हम इस चीज़ को बनाए, क्या ये इधर नहीं छोड़ सकता है क्या। मतलब ये हम जो वेव फ्रंट बना रहे हैं, जैसे कि ये कौन सा है, ये जनरल वेव फ्रंट है, ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स। जब हम सेकेंडरी वेवलेट्स को सिर्फ फॉरवर्ड में क्यों बनाते हैं, बैकवर्ड में क्यों नहीं बनाते। ये देखो बात ये है कि हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, फॉरवर्ड में होता है, एंड बैकवर्ड में उसकी एम्पलीट्यूड 0 होता है। ये अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल है, समझ आ रहा है। जैसे मान लो मैं दूसरा बनाऊँ तो ये बेसिकल ऐसे ही बनेगा, बाहर नहीं बने। तीसरा बनाओ तो भी ये ऐसे ही बनेगा। समझ, बनने के लिए तो ऐसे ही बन सकता था, देखो समझ आ रहा है ना। पर हाइजेंस का प्रिंसिपल इधर वाले वेव मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स को एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ किसको कर सका, इसको। मतलब उसका कहना ये था कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड जो था किसका, सेकेंडरी वेवलेट्स का, वो मैक्सिमम किधर था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड 0 किधर था, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो 0 है ना हर जगह। तो अगर यहाँ से आप एक क्या बनाओगे ऐसे, अगर इस पर हम लोग ऐसे टेंजेंट डालें तो ये टेंजेंट क्या होता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो बैकवर्ड बेसिकली बैकवर्ड वेव फ्रंट होगा वो एब्सेंट होता है। बेसिकली इसको हम लोग क्या नाम दिए, सेकेंडरी वेव फ्रंट नाम देते। पर ये कौन सा सेकेंडरी वेव फ्रंट है, फॉरवर्ड। मतलब फॉरवर्ड सिर्फ ऐसे भी आप बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सिर्फ हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू सिर्फ क्या होता है,
फॉरवर्ड सेकेंडरी वेवलेट्स होता है, बैकवर्ड वेव फ्रंट होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। आप ऐसे बोल सकते हो कि अब मतलब सेकेंडरी वेव फ्रंट जो होता है वो सिर्फ फॉरवर्ड में होता है, बैकवर्ड में नहीं होता है, इस प्रिंसिपल के अनुसार। समझ आ रहा है। पर रियली में ये प्रिंसिपल इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आगे आएगा आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इस नोट को लिख लेना अच्छे से, और मैं इसका जो मतलब जो बात लिखा है उसको मैं आपको दे दूंगा। वैसे ये नोट ये है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज मैक्सिमम in the forward direction and 0 in the backward direction, hence the backward secondary wave front is absent। मतलब सेकेंडरी वेव फ्रंट बैकवर्ड जो होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट का वो क्या होगा, हमेशा absent होगा। यही बात कर रहा है ये नोट्स, पर रियली में ऐसा नहीं होता। हाँ, ये आप टूल्स जो है वो लिख लो। According to Huygens principle, the amplitude of the secondary wavelets is maximum in the forward direction and 0 in backward direction. Hence, the backward secondary wave front is absent। अगर जो हिंदी मीडियम को हिंदी में लिख लो, और इसको क्या करो 2 4 5 रिपीट करो, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कमेंट करके। देखो अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन को प्रूव करना किसके मदद से, हाइजेंस प्रिंसिपल से। देखो प्रूफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है कि बेसिकली हाइजेंस प्रिंसिपल किसके लिए है, लाइट के वेव नेचर के लिए है ना। तो बेसिकली लाइट जो शो करता है वो किसको शो करना पड़ेगा, वेव को भी। तो इसीलिए बेसिकली क्या है कि प्रूफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हम लोग देखेंगे कि हाइजेंस प्रिंसिपल के मदद से रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूव किया जा सकता है। उसके लिए पहले हम लोग क्या किए हैं, एक M1 और M2 एक प्लेन मिरर ले लिए। समझ आ रहा है ना। M1 M2 क्या है, यहाँ एक प्लेन मिरर है जिसके ऊपर एक ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, O और O2 क्या है, एक बोलो एक वेव फ्रंट है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इसीलिए उसके रे ऑफ लाइट जो होगा उसके परपेंडिकुलर आएगा। अगर मान लो वेव फ्रंट ऐसे आ रहा तो रे ऑफ लाइट कैसे आएगा, ऐसे परपेंडिकुलरली, किसके, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली ये इंसिडेंट रे है, मतलब मेरे कहने का मतलब है O1 और A, यहाँ लिखा भी है O1A एंड O2B आर इंसिडेंट रे। ये O1A और O2B क्या है, इंसिडेंट रे है। और उसके ऊपर ये क्या है, एक वेव फ्रंट है, एक ये ADB क्या है, उसके ऊपर वेव फ्रंट है। तो इसको क्या बोलोगे आप, कौन सा वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ये दोनों इंसिडेंट रे है। कम देखो, आपको वेव फ्रंट अगर बनाना है तो कम से कम 2 इंसिडेंट रे तो लेना ही होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या किए, 2 लिए हैं। तो बेसिकली यहाँ भी ये क्या होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसको भी आप इंसिडेंट वेव O1 और O2 को भी इंसिडेंट वेव फ्रंट बोल सकते हो। यहाँ फिर ADB क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। बेसिकली इसमें मतलब ये चल कौन रहा, लाइट चल रहा है। लाइट का स्पीड हम लोग बेसिकली c से लिखते हैं, या वेलोसिटी किस चीज़ से लिखते हैं, c से। तो अब देखो ये ऐसे क्या कर रहा है, एक ही मीडियम में वो लाइट c से स्पीड से लाइट चल रहा है। लाइट करने चलने का मतलब एनर्जी चल रहा है। तो वेव फ्रंट अभी देखो, वेव फ्रंट A पॉइंट पे पहले यहाँ आके टकराया, मतलब कोलाइड किया, कहाँ पे, A पॉइंट पे। अब जब ये A पॉइंट पे कोलाइड किया तो ये पॉइंट अब क्या करेगा, कोलिजन के बाद करने के बाद, टकराने के बाद ये इधर भागेगा। पर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट नीचे आता रहेगा। समझ आ रहा है ना। तो बेसिकली बात ये है कि ये भी सब सेम मीडियम ही है। तो अगर ये जो पॉइंट है D पॉइंट, जितने समय में B पे पहुंचेगा वो उतने ही समय में ये A पॉइंट कहाँ, C पे पहुंच जाएगा। क्योंकि सेम मीडियम में स्पीड भी सेम है, टाइम भी सेम लगेगा। तो दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस भी सेम ही ट्रेवल करेगा। समझ आ रहा है ना। तो
तो बेसिकली जब तक ये डी पॉइंट यहाँ पहुँचेगा तब तक ए कहाँ यहाँ पहुँचेगा। देखो क्या कहानी कैसे बनता है। जैसे मान लो कि ये मार्कर ऐसे 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 गिरा यहाँ, मतलब मान लो कि मार्कर को मान लो ये मार्कर ऐसे यहाँ गिर रहा है, ऐसे ऐसे मान लो यहाँ पहुँचा और यहाँ मान लो ग्राउंड पे आ गया और ये टकरा गया। अब ये वाला पॉइंट क्या करेगा, इधर भागेगा और ये तो अभी भी नहीं टकरा है यहाँ, तो ये ऐसे भागता है, देख ऐसे भागता है और ये ऐसे बन जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो ये जब ऐसे था तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, इंसिडेंट वेव फ्रंट। समझ आ रहा है ना। और ये जब बेसिकली ये अब अभी तक नहीं टकराई थी तो नीचे ही आता रहेगा और ये क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा और फिर ये ऐसे चलना चालू कर देगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, रिफ्लेक्टेड। तो इस वेव फ्रंट का नाम क्या दोगे, बी और सी को, इसीलिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ए बी का क्या नाम दोगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और बी सी का क्या नाम दोगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो बेसिकली ये बी और मतलब यहाँ लिख भी दिया हूँ मैं, AP1 एंड BP2 आर रिफ्लेक्टेड रे। बेसिकली AP1 BP2 क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। AD क्या है, AD इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट पे ये नॉर्मल है। BC क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। BC क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये है BC, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ आया नहीं ये ऐसे ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि आप इसको अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तब आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं एक बॉल को ऐसे फेंकूँ, मान लो ये ऐसे ग्राउंड लेवल है, एक बॉल को जब मैं ऐसे फेंकूँ तो यहाँ टकरा कि ये ऐसे इधर जाएगा। वही कहानी यहाँ भी है। मान लो कि एक वेव फ्रंट ऐसे 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 आया, जब यहाँ पहुँचा तो अब ये तो बेसिकली ये वाले जो कॉर्नर है ये तो यहाँ ग्राउंड में या फिर प्लेन मिरर में टकरा गया है, तो इसको अब तो इधर जाना होगा। समझ में आ रहा है ना। पर ये वाले जो पोर्शन है वो तो अभी टकराया ही नहीं, तो ये ऐसे इसको नीचे ही आया, मतलब इस पॉइंट को नीचे आना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा और जब ये टकराएगा तो फिर अब इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, जब तक ये डी मतलब डी पॉइंट बी पर आएगा, मतलब डी पे जो पार्टिकल होगा लाइट का वो जब तक बी पे आएगा तब तक ए भी कहाँ चला जाएगा, सी पे। तो बेसिकली इधर ये भी सी स्पीड से ही चल रहा है, सी स्पीड से। बेसिकली सी स्पीड ऑफ लाइट है, या फिर इसको वी ले लो, क्योंकि सी इधर मैं कहीं कहीं लिख दिया हूँ, इसको क्या करो आप वी ले लो। समझ आ रहा है। तो यहाँ बेसिकली हम चेंज कर देंगे बाद में। तो बेसिकली ये भी वी से आ रहा है और ये भी कितने से चलेगा, वी से ही। तो बेसिकली ये डायग्राम आपको कंप्लीट डायग्राम किसका है, मतलब वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट बाय क्या, प्लेन मिरर। अब हम लोग इसमें बेसिकली देखो, हमने ये जो है ये AN1 ये क्या है, इस प्लेन मिरर पे नॉर्मल है। तो बेसिकली ये इंसिडेंट रे, इससे जो एंगल बनाते उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको I मान लिए। समझ आ रहा है ना। अब देखो AD क्या है, AD वेव फ्रंट है, कौन सा, इंसिडेंट। इसीलिए इंसिडेंट रे पे क्या होगा, वो नॉर्मल होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ परपेंडिकुलर का साइन दे दिया है। BC क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, इसीलिए क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे पे नॉर्मल होगा, इसीलिए हमने यहाँ नॉर्मल का साइन बनाया। उसके बाद देखो BN2 क्या है, किस पे नॉर्मल है, M1 M2 पे। तो इसीलिए बेसिकली ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ में आना। तो इसीलिए हम लोग इसको R से लिखे। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दे ये I इस R के बराबर है, बेसिकली ये इसके पैरेलल है, तो बेसिकली ये जितना नॉर्मल से एंगल बनाएगा इसको भी उतना ही नॉर्मल से एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो अगर हम लोग, और ये जितना उतना ये भी होगा, कहाँ से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। यदि हम लोग ये प्रूफ कर दे यहाँ ये I इस R के बराबर है, तो बेसिकली क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन, मतलब हम लोग रिफ्लेक्शन को हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली उसमें और हम लोग कुछ बात देखते हैं। बेसिकली ये जब एंगल ऑफ इंसिडेंट है, समझना यहाँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है किस नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। तो देखो
ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, आई है। और ये ए और डी AO1 पे परपेंडिकुलर है ना। तो बेसिकली ये इधर का एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल, करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये एंगल समझना बात को। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल बोलो 90 माइनस आई। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 माइनस आई होगा। तो 90 माइनस आई अगर वो एंगल हुआ तो बेसिकली अब ये θ1 जो हम किसको माने हैं, θ1 हम लोग बेसिकली मैं लिख भी दिया हूँ, θ1 एंगल DAB को माने, एंगल DAB को हम लोग θ1 माने हैं। तो बेसिकली θ1 कितना किसके बराबर होगा देखना। बेसिकली ये AN2 इस सरफेस पे नॉर्मल है, पर ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 माइनस आई। तो इसको तो मतलब 90 माइनस आई, तो इसको तो आई होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये टोटल 90 होगा, इसीलिए θ1 आई के बराबर होगा इस साइड ऑफ। बेसिकली ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ से, नॉर्मल से आर एंगल बनाते हैं, मतलब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाते हैं उसी को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये कितना, हम इसको आर माने हैं, तो ये कितना होगा देखना, ये यहाँ से यहाँ बोलो कितना होगा। बेसिकली ये अगर आर है और ये BC इस BP2 पे क्या है, नॉर्मल है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 90 माइनस R2। अब देखो BN2 इस पे नॉर्मल है, तो बेसिकली ये अगर टोटल 90 है, ये टोटल 90 है और ये 90 माइनस आर है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, θ2 को आर के बराबर, इसीलिए मैं वो सब यहाँ लिख दिया हूँ। θ1 किसके बराबर है, आई के बराबर, और θ2 आर के बराबर। अगर हम लोग प्रूफ कर दें कि θ1 θ2 से अगर बराबर है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आई भी आर के बराबर है। वही चीज़ हम लोग इधर अब देखते हैं। देखो BC क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, AD क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। आगे देखना, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ABD एंड BCA। देखो इसमें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADB एंड BCA, उसमें देखना ये एंगल ADB इक्वल टू एंगल BCA, एंगल ADB इक्वल टू एंगल BCA, क्या दोनों 90 के बराबर है, हाँ है। CA इक्वल टू VT, CA क्या है, CA हाँ, बेसिकली हम लोग मान लिए यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम T लगा, तो बेसिकली ये दूरी CA कितना होगा, VT के बराबर, और वही किसके बराबर है, DB के बराबर, DB, क्योंकि उसको भी वहाँ तक जाने में T टाइम लगता है और वेलोसिटी सेम भी है, तो ये किसके बराबर होगा, CA इक्वल टू BD। समझ आ रहा है ना। एंड AB जो है, ये AB, ये क्या दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो वो क्या होगा, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, BCA का। तो अगर दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बेसिकली इस θ1 θ2 को बराबर होना पड़ेगा। बेसिकली एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, मतलब CBA, तभी तो ये कॉन्ग्रुएंट का जो नियम है, कॉन्ग्रुएंट का तो यही बात है ना। अगर मान लो ये सब अगर कॉमन हो, ये सब बराबर हो, तो उस एंगल को भी बराबर होना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ से क्या है, मतलब DAB इजकल टू θ1 इज इक्वल टू CBA इजकल टू θ2, और इसीलिए अगर मान लो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बेसिकली I इजकल टू एंगल I इजकल टू R होगा। तो ये क्या प्रूफ हो गया, ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है ना। अब देखो उसके बाद क्या है कि अगर हम लोग को अगर सेकेंड लॉ देखना, सेकेंड लॉ भी यहाँ प्रूफ है। देखो मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट
एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। सेकेंड जो लॉ है वही है। तो बेसिकली हम लोग रिफ्लेक्शन को यूजिंग हैगेन्स प्रिंसिपल प्रूफ कर चुके हैं। आप इसको एक बार अच्छे से एक बार फिर 2-4 बार रिवीजन करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये बोर्ड में काफ़ी आते हैं। आपको किसी कंपटीशन में इसकी यूज कम होते हैं, पर बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।